मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो है हम लोग जो है मेहमान को वेलकम करने के लिए कुछ बुकें दें। तो सबसे पहले मैं कमलेश जी से कहता हूं कि एक बुके जो है हमारी जो ख़ास मेहमान है अतिया सिद्दीक़ा साहबा, इनको बुके देकर जो है इनको वेलकम करें। कमलेश जी, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। फरीदा जी से रिक्वेस्ट करता हूं शहनाज बाजी को जो है वेलकम करें। तो फरीदा जी। अब मैं बबीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और सादिया साहबा को वेलकम करें। बबली जी आप आइए। बबली जी जो हैं, ये हमारे पास एक प्रोग्राम था अडल्ट लिटरेसी का, ट्वीट के ज़रिए से हमने यहाँ पे किया था। वहाँ इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, उसके बाद इन्होंने 10वीं पास आउट किया NIOS से। जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बबली जी के लिए और हम लोगों के लिए कि एक कोशिश हमने थोड़ी सी की थी, उस कोशिश की बुनियाद पे आज ये 10वीं पास आउट हैं। तो एक ताली होनी चाहिए इनके लिए। अब प्रोग्राम को बगैर किसी डिले के शुरू करना चाहेंगे। अरे हाँ, सर को तो मैं भूल ही गया। हमारे पास कोई नौजवान बच्चा है? मैं ममता को बुलाना चाहूँगा। ममता आप आइए। ये हम लोग इनको थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और आप लोग तालियों से इनकी हिम्मत बढ़ाइए। हाँ, वो ड्रॉप हुआ है तो अब उसमें हम लोग इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस जो है इन रूट हो जाएं, जुड़ जाएं। अब जो है प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक नज़्म के लिए अनम को बुलाना चाहूँगा। अनम आए और एक नज़्म पढ़ें। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अनम, आई स्टडी इन क्लास 9th। मैं आज आपको एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहज़न के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहज़न के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर। कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर,
जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, दुनिया के गम में हाथ से उकबा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर, दुनिया के गम में हाथ से उकबा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर, दुनिया में जन्नतों की तमन्ना लिए गुजर, दोज़ख से जो बचा ले वो रास्ता तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। थैंक यू। अनम ने जो नज़्म पढ़ी है इसमें हमें एक खुशी की तलाश है, और वो जब खुशी हासिल होती है तो हमारा जो घर है, या जिसे हम संसार नुमा कहते हैं, एक घर या घर नुमा संसार, हर शख्स चाहता है वो खुशहाल हो। लेकिन वो खुशहाल कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन उसे करेगा, तो ये अलग अलग परसेप्शन है। लोग ये कहते हैं कि हमारा घर जो है वो संसार है, और कुछ लोग कहते हैं संसार ही हमारा घर है। लेकिन इन दोनों जगहों में जो बसने वाले लोग हैं वो कौन हैं? वो हम जैसे इंसान हैं। हम जैसे इंसान कामयाब कब होंगे? जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे, जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अब सम्मान हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? ख़ास तौर से ये जो नई नस्ल, नए बच्चे, छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, ये अगर हमारी शिक्षा लेंगे, शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, तो ये इन्हें समझ आएगी कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है। बड़े होने के साथ साथ जो एजुकेशन है उसकी कितनी अहमियत है, बड़े होने के साथ साथ जो उनके बड़े भाई माँ बाप हैं उनकी कितनी अहमियत है, टीचर की कितनी अहमियत है, और एक समाज में जब हम रह रहे हैं तो समाज में हमारा क्या रोल होना चाहिए उसकी कितनी अहमियत है। तो आज इन सब चीज़ों के लिए या इन सब चीज़ों को में सुधार करने के लिए जिन लोगों का रोल होता है उनको हम कैसे तरबियत करें, हम उन्हें कैसे ट्रेन करें कि वो जैसे जैसे बड़े हों, हर उम्र के हिसाब से वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको लेते चले जाएं। मिसाल के तौर पे बचपन से लेकर जब आप 18 साल तक होते हैं तो आपका एक टारगेट ये होता है कि आप 12वीं क्लास आप पास आउट करके कॉलेज में आ जाएं। लेकिन जो 12वीं साल तक का जो सफ़र है वो सफ़र आपका मजबूत कितना हो, माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे को ख्याल रखें कि वो 7 साल से लेकर जब 15 साल के बीच में हो तो कैसे वो एजुकेशन की तरफ जाए, इन पे चर्चा होगी। हम अपने मेहमान को बताना चाहेंगे कि हम अपने सेंटर में क्या करते हैं। लेकिन ये है कि बीइंग अ हेड मैं नहीं बताना चाहूँगा। मैं हमारे साथ जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं में से मैं एक बच्ची को बुलाना चाहूँगा। नाजिया 10th क्लास की स्टूडेंट हैं, वो आए और बताएं इस कम्युनिटी के बारे में, इस कम्युनिटी में जो स्कूल है उसके बारे में, इस कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके रवैये के बारे में, और जो माँ बाप हैं उनका क्या रोल होता है अपने बच्चे को समझने समझाने में। तो नाजिया बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नाजिया है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग आज यहाँ पे आए, और मैं अपने मेहमानों को इस इलाके के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर रन बाय हमारी सदर ट्रस्ट के इस मंच पे खड़े होकर अपने मेहमानों को इस इलाके मदनपुर खादर के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले थैंक यू टू इरशाद सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये मदनपुर खादर में यहाँ पे आज हमारे साथ तकरीबन जितने लोग मौजूद हैं सब यहीं के हैं, और जो यहाँ के नहीं हैं उन्होंने इस एरिया का नाम तो सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं भी सुना वो आज सुने और जाने इस इलाके के बारे में। मदनपुर खादर ये दिल्ली का एक छोटा सा एरिया है जो कि साउथ ईस्ट में है। इसके एक साइड हरियाणा, दूसरी साइड नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे अच्छे कमाने वाले और सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, मगर उनकी तादाद नॉर्मल लोगों से थोड़ी कम है। तो ये है हमारा थोड़ा सा लोगों के बारे में। हम आते हैं स्कूल्स के बारे में। यहाँ 12 से 13 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें 4 से 5 ही ज़्यादा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, और यहाँ पे 5 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। 2 हैं हमारे SDMC प्राइमरी स्कूल,
एक है हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें लड़कियों की शिफ्ट मॉर्निंग में और लड़कों की क्लास इवनिंग में होती है। और एक है हमारा सर्वोदया कन्या विद्यालय और सर्वोदया बाल विद्यालय, इसमें भी सेम चीज़ है, लड़कियों की शिफ्ट इवनिंग और लड़कों की शिफ्ट मॉर्निंग, लड़कियों की शिफ्ट मॉर्निंग और लड़कों की शिफ्ट इवनिंग। और इसके बाद हमारा है SOSE, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटीज़। ये ह्यूमैनिटीज़ साइड से है और यहाँ पे शिफ्टिंग की टाइमिंग नहीं है, ये कोएड है। तो ये तो हमारे स्कूल्स के बारे में बात हो गई। अब यहाँ आते हैं इन स्कूल्स की पढ़ाई के बारे में। यहाँ पर ज़्यादातर जितने स्कूल्स हैं ये सारे इन सारे स्कूलों में दो तरीके से पढ़ाई होती है, मतलब एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चों पे तो खास ध्यान दिया ही नहीं जाता, मगर जो ध्यान इंग्लिश मीडियम के बच्चों पे भी इतना खास नहीं दिया जाता, सिर्फ गिने चुने टीचर्स ही कुछ चुनिंदा बच्चों पर ध्यान देते हैं, वो भी सिर्फ उन्हीं बच्चों पे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। बाकी जो बच्चे कमज़ोर हैं वो उनकी दिक्कत है, मतलब उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उन बच्चों पे ना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उन बच्चों को खुद से मेहनत करनी पड़ती है। अगर बात करें यहाँ पे पढ़ाने की, तो यहाँ पे टीचर्स आते हैं, पढ़ा कर चले जाते हैं। उन्हें कौन बच्चा पढ़ रहा है, किसके क्या समझ में आया, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो आते हैं, अपना पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आपकी दिक्कत है, क्योंकि आपका ध्यान क्लास में नहीं था। ऐसा हमारे टीचर्स का कहना है, मेरा नहीं। तो इसी डर की वजह से कोई भी बच्चा कोई भी डाउट या सवाल ये नहीं पूछ पाता है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। और बात करें बेसिक्स की, तो बेसिक्स की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स पर पढ़ाई ही नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं है तो इस चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं जाएगा। उसमें बच्चे को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें सफलता मिलना बहुत आसान बात नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है और आसानी से सफलता मिल भी नहीं पाती है। जैसे कि यहाँ पे हर गली गली में ट्यूशन सेंटर्स हैं, मगर ट्यूशन सेंटर्स का काम भी यही है कि मतलब बच्चों को उनकी क्लास का सिलेबस का पढ़ाकर उनको अच्छे मार्क्स दिलवाकर आगे क्लासेस में भेजते जाना। भले चाहे बच्चे के कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, उसने पूरे साल जो भी पढ़ा हो वो उसको पूरा सिर्फ एक तरीके से जो हम बोलते हैं रट्टा मरवा के उसके मार्क्स दिलवा देते हैं। बाकी बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है उनको उस चीज़ से कोई मतलब होता ही नहीं है। ये तो यहाँ के ट्यूशन्स की पढ़ाई होती है। हम आते हैं पेरेंट्स पे, यहाँ के पेरेंट्स की बात करते हैं। यहाँ के पेरेंट्स अगर पीटीएम में जाते हैं, और यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ टीचर्स नहीं है जो पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे बहुत टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और पढ़ाते भी हैं, मगर ऐसे टीचर्स की तादाद बहुत कम है। तो अगर टीचर्स पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि अरे मैम, ये तो हमारी भी नहीं सुनता, आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हमारी बात ही नहीं सुनता है। मतलब आप एक चीज़ बताइए मुझे, जब किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन या फिर शादी में जाना होता है और आपका बच्चा जाने से मना कर देता है, तो आप उसे ज़बरदस्ती डांट कर मार कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो यही स्ट्रिक्टनेस पढ़ाई में क्यों नहीं दिखा पाते हैं? पढ़ाई में भी तो ये स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा सकती है ना, मगर उसमें अपने यहाँ के माँ बाप ध्यान ही नहीं देते हैं। सारी गलती स्कूल और ट्यूशन टीचर्स पे डाल देते हैं, मतलब सारा प्रेशर उन्हीं पर। हाँ, वो और वहाँ पे भी ज़्यादा सही से ध्यान नहीं दिया जाता है। ये तो है यहाँ के पेरेंट्स की भी हाल ना। क्यों आप लोग को भी बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाइए, पढ़ाई में भी आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। और अब बात लाते हैं हम यहाँ के बच्चियों की पढ़ाई पे, मतलब बेटियों की पढ़ाई पे। यहाँ पर आज जितने माँ बाप मौजूद हैं, मोस्टली इस इलाके में ज़्यादातर माँ बाप जितने हैं, उनका माइंडसेट अभी भी 90s वाला है, मतलब पुराने ज़माने वाला, कि बेटी पढ़कर क्या करेगी। इतनी बड़ी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, बेटी को लॉयर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, बिजनेसवुमैन, पता नहीं क्या और भी ऊंची पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं। इतना पढ़ा के क्या करेंगे? लड़की है, उसको घर पे बैठाइए, लड़की की कमाई खाएंगे। ये तो यहाँ के लोग समाज के डर से कोई कुछ पढ़ा ही नहीं पाते हैं। ये माँ बाप की और मोस्टली माँ बाप की ही सोच है ये, और क्योंकि समाज तो हम ही लोग हैं ना, और कौन है समाज तो। और लेकिन हाँ, जो माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सारे माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, कुछ माँ बाप हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, मगर उनका एक फियर फैक्टर है। उनको डर है कि उनका बच्चा किसी गलत राह पे ना चला जाए। उनका डर अपनी जगह पे जायज़ है, मगर क्या उनको अपने बच्चे पे, अपनी तरबियत पे, परवरिश पे इतना भी भरोसा नहीं है? खास तौर पे अपनी बेटी पे उनको इतना भरोसा नहीं है। तो अपने बच्चे की परवरिश और तरबियत पे बहुत मेहनत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए।
अगर आप आने वाली नस्लों में अच्छे लोग देखना चाहते हैं, सफल लोग देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोग देखना चाहते हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे हो, आप भी चाहते हैं कि हमारा खादर एक नॉर्मल जैसे सबको बताया जाए कि खादर क्या है, सब ऐसे ही बोलते हैं कि तो ये छोटा सा ही है, इसमें यहाँ पे कोई खास जगह नहीं बताई जाती है ऐसे, और ना इसे जितना अच्छा बताया जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि यहाँ से अगर अच्छे अच्छे लोग निकले तो खास तौर पे अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें, उनको घर पे बैठाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी परवरिश, अपनी तरबियत और अपनी बेटी पर इतना भरोसा होना चाहिए। और फिर बात करते हैं यहाँ के इलाके की। अब माँ बाप को अब इलाके का डर भी उनका जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे आप यहाँ निकलेंगे तो जुआरी, नशेड़ी ये पाएंगे। इनकी तादाद भी कम नहीं है, इनकी तादाद भी अच्छी खासी है। मगर और अगर बात करें यहाँ की साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे कूड़ा होता है। नालियों का पानी रोड पर बह रहा होता है, सड़कें पूरी नालियों के पानी से भरी होती हैं। बारिश होती नहीं है कि पूरे हमारे घुटनों तक पानी भर जाता है, वो भी नालियों का। साफ़ सफाई की बात आप करिए ही नहीं। और ये गंदगी फैला कौन रहा है? हम ही लोग तो हैं ये गंदगी फैलाने वाले। हम कूड़ा नहीं डालते कूड़ेदान में, चलो कूड़ेदान तक जाने में हम सबको कष्ट आता है, हम सबसे नहीं जाया जाता। हम सबके घरों के नीचे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, एटलीस्ट हम उसमें तो डाल सकते हैं, मगर नहीं, हम लोग तो उसमें भी नहीं डालते। हम लोग तो किसी भी खाली प्लॉट को कूड़ेदान बना के उसमें कूड़ा डालेंगे, और ऐसे प्लॉट आपको हर गली के कोने कोने में मिलेंगे। और ऐसे फिर कोनों का इसी कूड़ेदान से, इसी गंदगी से फिर 1000 तरीके की बीमारियां फैलती हैं। फिर जब वो बीमारियां होती हैं तो आप हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी लंबी लाइन लगाकर, इतनी मेहनत कर कर वो लाइंस लगा के, वो दवाइयां खरीद के, ये पैसे आप उसमें दवाइयों में लगा के सब कुछ करके आप ये कर लेंगे, मगर आपसे अपने आसपास की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा। ये तो है हमारा मदनपुर खादर, यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्ल अच्छी हो और बच्चे और निकले यहाँ से, सब कुछ हो, तो पढ़ाई पर अपने बच्चों की ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश पे ध्यान दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और उनको घर से बाहर निकालिए, खासतौर पे बेटियों को। और जो हमारे आसपास हम गंदगी फैला रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अगर हम नहीं कूड़ेदान तक जा पा रहे हैं तो सुबह सुबह सबके घरों के नीचे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, हम उसमें कूड़ा डाल सकते हैं। तो ये है हमारा मदनपुर खादर, अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयों के साथ। तो और इस मदनपुर खादर जैसे इलाके में हमारा राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर रन बाय हमारी सदर ट्रस्ट अपना क्या रोल निभा रहा है, इसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ज़ैनब फ्रॉम क्लास 11th। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं सबसे पहले अपने ख़ास मेहमान मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा का मदनपुर खादर में आने पर बहुत बहुत आभार व शुक्रिया अदा करती हूँ। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस एरिया में आने वाली सबसे पहली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। मैं तहे दिल से आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से मदनपुर खादर सरिता बिहार में स्वागत करती हूँ। मेरी प्यारी माताएं, बहनें और बच्चे, इल्म की तलाश में हैं हम, इल्म की तलाश में हैं हम, जितना पढ़ें उतनी प्यास बढ़े। आज मैं मेहमान को हमारी सदर ट्रस्ट द्वारा किए गए कामों के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरह ये ट्रस्ट मेरे जीवन में बदलाव लाई और न जाने मेरे जैसे कितने बच्चों के विचार को बदला और उन्हें एक नई दिशा की ओर प्रेरित किया। हमारी सदर ट्रस्ट सन 2022 से इस इलाके में काम कर रही है। हमारी सदर ट्रस्ट बच्चों को ट्यूशन के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन, बेसिक कंप्यूटर, मीडिया ओरिएंटेशन एंड एडवोकेसी के बारे में और जो बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं उन पर खास ध्यान देती है और बच्चों के दिल के डर को धीरे धीरे दूर कर उन्हें मंच का आदी बनाते हैं और उन्हें सेंटर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने शुरुआती दिनों में शब्दों को सही नहीं बोलते थे। अब उनके शब्दों का उच्चारण सही नहीं था, लेकिन उन पर मेहनत हुई और अब वे पहले से बेहतर कर रहे हैं। हमारी सदर ट्रस्ट में महिलाओं के लिए द वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट एसोसिएशन से महिलाओं के लिए पढ़ने और लिखने का इंतज़ाम करा, जिसमें महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखा और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला।
हमारी सदर ट्रस्ट में डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल के सहयोग से आई चेकअप कैंप लगा, जिसमें बच्चों की आंखों की जांच हुई और कुछ बच्चों को फ्री में चश्मे दिए गए और कुछ को इलाज के लिए डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल भेजा गया। हमारी सदर ट्रस्ट में हर साल समर कैंप होता है, जिसमें बच्चों को मीडिया से जुड़ी बातें सिखाई गई। पिछले साल बच्चों को एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग और बोलने का तरीका और कैमरा चलाना वगैरह सिखाया। हमारी सदर ट्रस्ट ईद और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौके को भी धूमधाम से मनाती है और समाज के बड़े बड़े लोग आकर बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं। जैसे इस बार यानी मार्च 2025 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब आए थे। उन्होंने बच्चों की काबिलियत को सराहा और उनकी हिम्मत अफजाई की। हमारी सदर ट्रस्ट में अभी तक 390 बच्चों ने एडमिशन लिया। हम हर साल में केवल 150 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन लिया करते हैं। इस बार समर कैंप में तकरीबन 112 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 60% वह बच्चे थे जो इस सेंटर में ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ कई मर्तबा सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस के ज़रिए से करियर काउंसलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बच्चों को सही दिशा दिखाने की कोशिश की गई है और बच्चों को एक एंटरप्रेन्योर यानी कारोबारिक इंसान बनाने के लिए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम कल्चरल सेंटर में हो रहे बिजनेस मीट में भी पार्टिसिपेट कराया, जिसमें मुझ जैसे बच्चों के लिए यह पहला अनुभव था। आज मैं आप सबके सामने खड़ी होकर यहाँ बोल रही हूँ। ये हिम्मत और ताकत मुझे यहीं से मिली है। एक बार फिर से मैं आप सबका यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। ये अभी दोनों बच्चों ने इस इलाके के बारे में और इस सेंटर की जो एक छोटी सी कोशिश थी उसके बारे में डिटेल से बताया। तो अब आप लोगों की बारी है मेहमान को गौर से सुनने की और मेहमान की बातों को आप गौर से सुने और जो कुछ ये मशवरा दें उसे आप लोग लिखें भी, ख़ास तौर से बच्चे ये लिखें भी और माएँ भी इसे सुने कि उनके घर में जो बच्चे हैं उन्हें कैसे हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो मैं अब अपने मेहमान मोहतरमा अदिया सिद्दीक़ा साहबा मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्टेज पर बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह आप लोग बहुत देर से आए हुए हैं और बहुत देर से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं इस सदा ट्रस्ट के और जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं कि ऐसे एरिया में बच्चों के लिए जो भी काम हो रहा है बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। माशाल्लाह आप लोग खुशकिस्मत हैं, है ना। तो इसके लिए माशाल्लाह हमारे इरशाद सर और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद के काबिल है। तो उन लोगों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और ऐसी कोशिशें देखिए हर जगह हो रही हैं कि हमारी जो मतलब लोग हैं इनमें तालीम इल्म आम हो, तालीम आम हो। तो हम लोग इसको सुनते रहते हैं, कई हम स्लोगन्स और ये सब चीज़ें हम सुनते हैं कि इल्म तालीम बहुत ज़रूरी है, इल्म हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। और हमारी हुकूमत भी एक स्लोगन देती है, क्या देती है वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का स्लोगन भी जो दे रही है। तो यानी ख़ास तौर से लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोमोट किया जा रहा है, क्योंकि तालीम बहुत अहम है और इसके लिए अच्छा सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं है। अभी आपने देखा कि एक हमारी जो बहन ने अभी 10th किया है ना, तो ये इसका भी कुछ उम्र नहीं है, कभी भी आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया पढ़ाई का, आपका बेसिक बनाया जा रहा है यहाँ, और आप लोगों को जो इल्म आप लोग तालीम हासिल करें उसको बेहतर करने की कोशिशें हो रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग भी सब यहाँ शामिल होकर इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में कुछ बातें आप लोगों से करूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं कुछ सवालात भी करूँ, है ना, ताकि आप लोग भी इसका जवाब दें। जी, तो देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले एक वाक़े से हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं कि अब आप सोचिए, एक इमेजिन करिए कि एक ऐसा घर है जो कि
बंद पड़ा हुआ है, वीरान जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर कोई रहता बसता नहीं है, तो वो उस घर में अंधेरा भी है और वीरान है, उस घर में कोई नहीं रहता है, तो वो घर कैसा हो जाता है? एकदम डरावनी खंडर हो जाता है ना। दूर से ही उसको देखकर डर लगने लगता है कि पता नहीं। अच्छा, फिर उस घर में क्या होता है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े, गंदगी, हाँ, और फिर सांप बिच्छू, मतलब ऐसे जानवर भी उसमें आ जाते हैं, हाँ, सब गंदगी उसमें फैल जाती है। लेकिन अगर समझिए उसी घर में अगर हम एक बल्ब जला दें, लाइट जला दें, है ना, तो क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर हम जाकर उसकी सफाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? घर वो साफ होने लगेगा, फिर लोग वहाँ आएंगे, उसको देखेंगे, वहाँ रहना चाहेंगे। तो यानी इससे क्या हुआ कि हमने एक रोशनी वहाँ पर जलाई और वहाँ पर हमने साफ सफाई की, तो क्या हो गया? वो रहने के काबिल हो गया। तो उसी तरह से देखिए तालीम भी है। अगर हम इल्म की शमा अपने दिलों में जलाएंगे तो फिर हमको अपना अतराफ भी अच्छा लगेगा, खुद हमारा अपना भी अच्छा लगेगा, और फिर जब हम इल्म हासिल करेंगे, तालीम, एजुकेशन हमारे पास आएगा, तो हमको सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर हम गौर कर सकेंगे, है ना। और आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं तो यहाँ तालीम तो बहुत अहम है। अच्छा, एक बात हमारी बहन ने भी बात करते हुए ये बताया कि लड़की है, लड़की को पढ़ाकर क्या करेंगे, है ना। और हमारे पास अक्सर ये बात सुनने में मिलती है कि भाई लड़की है, पढ़ाकर क्या करेंगे। लेकिन देखा जाए ना तो ये लड़की ही बहुत अहम है। देखिए, हमको यहाँ पर लड़का और लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनमें कोई तफरीक हमको नहीं करनी है। लड़का और लड़की दोनों भी मतलब बराबर हैं। वो पैदा करने वाले ने लड़के भी बनाए हैं और लड़कियां भी बनाई, और दोनों को भी बहुत ज़्यादा टैलेंट्स भी दिए हैं, है ना। तो यहाँ हम तफरीक नहीं करेंगे। तो जितना तालीम हासिल करना लड़के के लिए ज़रूरी है उतना लड़की के लिए भी ज़रूरी, लेकिन लड़की के लिए और ज़रूरी है, क्योंकि यही लड़कियां आगे चलकर, जैसे अब हमारे कई माएँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, ऐसी माएँ बनने वाली, तो इनके गोदों में आगे की जनरेशन, नस्लें हैं। अगर ये माँ पढ़ी लिखी रहेगी तो वो क्या करेगी? अपने बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी। और देखिए, माँ सबसे अहम है, क्योंकि हम लोग वो सुनते हैं ना स्लोगन, माँ की गोद, क्या सुनते हैं? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। सुनते हैं, सुना है कि नहीं आपने? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। तो यहाँ से बच्चों को सीखने मिलेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं उसी वक्त से उनको सीखने मिलेगा, और उसी वक्त से वो सीखना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि बच्चा छोटा है, नहीं समझ रहा है, नहीं सीख रहा है, लेकिन बच्चे वहीं से सीखते हैं। माँ बाप सच बोल रहे हैं तो बच्चा भी सच बोलेगा, माँ बाप अगर झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, माँ बाप अगर झगड़ा करते हैं तो बच्चा भी झगड़ा करेगा, माँ बाप अगर गाली गलौज करते हैं तो बच्चा भी करेगा। तो जो माहौल घर में होगा वो माहौल माँ बनाती है ना। तो इसीलिए लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, बच्चों से, सबसे कीमती चीज़ क्या है बताइए इस दुनिया में? शिक्षा, माँ बाप कहा उन्होंने, और हाँ पैसे, हाँ पैसे, और इल्म, और ईमानदारी। और बताइए सबसे कीमती चीज़ जो एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आएगी। और हाँ, राइट, अब पहुंचे आप लोग वहां। समय सबसे ज्यादा कीमती है, वो एक बार चला जाता है तो फिर आता नहीं है। अब आज देखिए, आज क्या है? 25 अगस्त है ना। अभी इसका आधा दिन गुजर गया है, अभी ये वापस आएगा। अगस्त 25 हमारी जिंदगी में दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वक्त सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती चीज है। अगर ये चला जाता है तो फिर आता नहीं, लेकिन हम लोग इसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करते। अच्छा, ये जो वक्त है ये अमीर के पास भी उतना ही है 24 घंटे, गरीब के पास भी वही है, बच्चे के पास भी उतना ही है, बड़ों के पास भी उतना ही है, पढ़े लिखे के पास भी उतना ही है, जाहिल के पास भी उतना ही है ना। हर एक के पास कितना है टाइम, है ना? 24 घंटे है ना। किसी के पास ज्यादा है क्या, या किसी के पास कम है? नहीं। तो वक्त क्या है? सबसे कीमती चीज है, जो एक मर्तबा चली जाती है वो वापस नहीं आती। तो उसको हमें क्या करना है? उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है।
लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे अभी हम लोग देखते हैं कि स्कूल शुरू हुआ है ना, एकेडमिक्स न्यू ईयर स्टार्ट होता है, हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तभी हम बोलते हैं अरे हाँ अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो स्कूल शुरू हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं, अपने वक्त को ऐसे ही बेजा डालने लगते हैं। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट की डेट आ जाती है, आती है ना यूनिट टेस्ट। फिर इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम आ जाते हैं, है ना। फिर टेस्ट तो चलते ही रहते हैं। तो ये जो वक्त है ना, पहले पहले हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, बहुत होते 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 कम होना शुरू हो जाता है। अब जब एग्जाम का टाइम सामने आ जाता है, हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हम कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, फिर ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हमको सबसे पहला काम करना क्या है, टाइम टेबल बनाना है ना। टाइम टेबल बनाना है कि हम कौन सा टाइम पर हम क्या करेंगे। घर में बैठकर हमको टाइम टेबल बनाना है और रोजाना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो अभी तो शुरू हुआ है देखेंगे, नहीं, जिस दिन का काम हमको उस दिन करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि चलिए आज तो दिए बाजी हमको होमवर्क, आज तो दिए हमको सर, आज तो पढ़ाए हैं, अभी 1-2 दिन बाद करेंगे। तो क्या होता है, फिर वो जहन से निकलना शुरू हो जाता है। तो जिस दिन का काम हमको उस दिन करना है, ठीक है ना, जिस दिन का काम हमें उस दिन ही करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वक्त को हम अहम जाने, उसके लिए प्लानिंग करें और उसके लिए टाइम टेबल बनाएं और उसके मुताबिक अपना काम करें। लिखने का, पढ़ने का, खाने का, पीने का, खेलने का, हर चीज़ का वक्त बनाइए आप। अच्छा, ये वक्त को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, बताइए। वक्त को हम कहाँ कहाँ ज़्यादा ज़ाये कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सबको पता है, सबको पता है ना। क्या में ज़ाये कर रहे हैं हम लोग, फ़ोन में। टीवी फिर भी आजकल थोड़ा कम हो गया, फ़ोन सबके पास है ना। फ़ोन में क्या देखते हैं हम लोग, रील्स और शॉर्ट्स। इसमें देखते बैठते, अब उसमें हम फ़ोन लिए और हमने देखना शुरू किया तो घंटों किधर चले जाते हमको पता भी नहीं चलता। और हम ये इस तरह से अपने वक्त को हम वेस्ट करते जाते हैं। अच्छा, उससे कुछ मिल रहा है आपको, कुछ मिल रहा है क्या, आप कुछ सीख रहे हैं उससे, अच्छा नहीं। अच्छा, देखा जाए तो ये मोबाइल कुछ गलत चीज़ नहीं है ना। ये जो इनोवेशन है मोबाइल का, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत काम की चीज़ है ये। इसमें हम देखिए, अगर हमारे स्कूल्स हैं तो उसमें असाइनमेंट्स वगैरह उस पर आते हैं। आजकल एक ग्रुप बनाकर बच्चों को वहीं पर समझे बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। फिर हमको कुछ असाइनमेंट करना है तो हम ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं, है ना। कुछ क्लासेस करना है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया, मोबाइल खुद बुरी चीज़ है। क्या है फिर बुरी चीज़, हमारा इस्तेमाल। क्या है गलत, कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल करने की वजह से वो हमारे वक्त को भी ज़ाय करता है ना। तो फिर आज से चलिए, फर्स्ट लेसन हमको क्या मिला, समय का सही इस्तेमाल, और दूसरा लेसन क्या मिला, फ़ोन का सही इस्तेमाल। अभी आप लोग खाली ज़बानी बोल रहे हैं, किसी की भी हाथ में कॉपी पेन तो नहीं है, आज ऐसे ही आगे होंगे, है ना। लेकिन कहाँ लिख लेंगे आप लोग इसको, अपने माइंड में लिख लेंगे और फिर जाने के बाद कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो समय का सही इस्तेमाल, दूसरा मोबाइल का सही इस्तेमाल। अच्छा, अब हमारे मम्मी देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं, तो ही हम जल्दी जल्दी उसको ऐसा कर ले या खुद से रुकेंगे। देखिए, प्रेशर से रुकना एक अलग चीज़ है और खुद से रुकना एक अलग चीज़ है। तो हम कैसे रुकेंगे, खुद से रुकेंगे हम। ये हमारे अंदर खुद आ जाना चाहिए कि नहीं, ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और हम इसे रुकेंगे। ये चीज़ हमारे अंदर आना चाहिए। फिर हमारे मम्मी को भी बोलना चाहिए, अरे देखो तुम लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा छोटे बच्चों को अगर नहीं मालूम है तो मम्मी भी बोल सकते हैं और उनकी बात को हमें सुनना चाहिए। अच्छा, टाइम टेबल में हम ये भी फिक्स कर लें कि हम मोबाइल कितनी देर देखें। कुछ अगर काम करना है तो कितनी देर करें, कुछ इंटरटेनमेंट करना है तो उसके लिए भी हम कितना टाइम रख लें, है ना, ठीक है, उसको भी कर लीजिए। तो हर चीज़ का टाइम टेबल बनाकर आपको काम करना है, ठीक है। एक और काम जो हम स्टूडेंट्स को करना है, ये स्टूडेंट्स को ही करने वाले काम है, देखिए जो मैं कह रही हूँ।
सबसे पहले समय का सही इस्तेमाल और मोबाइल का सही इस्तेमाल हम करें। और हमारे अब मतलब देखिए कुछ चीज़ें मैं पेरेंट्स को भी बताऊंगी, फिर बाद में बच्चों को भी हम कुछ चीज़ें रखेंगे। यहाँ हमारी माएँ बैठी हुई हैं, है ना, और माएँ चाहती हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, है ना, तालीम हासिल करें। और जब हम कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, पास होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? होती है ना माँ बाप को, क्योंकि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर सबसे ज़्यादा खुश होने वाले कौन है? माँ बाप होते हैं, है ना। तो फिर हमें ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको क्या करना है? उनको भी ये काम करना है कि वो भी अपने घर में एक टाइम टेबल बनाएं मोबाइल देखने का। अब आप क्या करेंगे, अगर आप बोलेंगे बच्चों को कि बच्चों पढ़ते बैठ जाओ, और हम खुद मोबाइल देख रहे हैं माएँ, तो क्या होगा? बच्चे पढ़ेंगे? हाँ, तुम्हें भी अट्रैक्ट होगा कि भाई हम भी उसको देखें। वो अच्छा ये भी आएगा कि खुद तो देख रही है और हमें पढ़ने के लिए कर रही है ना। तो माँओं को क्या करना है कि बच्चों को जब पढ़ने के लिए बिठाएं तो खुद भी साथ बैठें, अपना काम जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है माएँ, ज़रा सुनिए। हाँ, तो माँओं को क्या करना है कि बच्चों को ऐसा माहौल देना है कि जब बच्चों का पढ़ने का टाइम हो उस वक्त हम भी बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों का हम अगर हमें ना भी आता हो तो एटलीस्ट क्या कर रहे हैं बच्चे हम ये देखें। तो घर का माहौल बनाकर हम पढ़ने के लिए बच्चों को बिठाएं और साथ में हम भी बैठें। अब बच्चों के लिए जो भी होमवर्क है या उनकी डायरी है या उनका ग्रुप है उसको अच्छे से माएँ चेक करें और अपने बच्चों को वो करवाने के लिए बिठाएं। और घर में समझिए अब आप तो करेंगे, लेकिन आपके शौहर आ गए, बेटे आ गए, बच्चे आ गए दूसरे, तो वो लोग भी मोबाइल देखते बैठेंगे। तो हम घर का एक टाइम टेबल ऐसा बनाएंगे कि इतनी टाइम के बाद कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, मोबाइल को रख देंगे, हम लोग सब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। इस तरह से हमको घर का माहौल बनाना ये माँ की जिम्मेदारी है। माएँ इस सिलसिले में कोशिश करते रहें और अपने शौहर को समझाएं कि भी बच्चों के लिए हमको ऐसा माहौल देना चाहिए घर में। ठीक है, इस तरह से हम ये काम करेंगे। दूसरा, हम रोज़ आना पड़ेंगे ताकि इम्तिहान के वक्त हम बर्डन फ्री रहें। एग्ज़ाम के वक्त हम क्या करते हैं, रात भर जागते, मतलब पहले समझते हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, तो नहीं आप। और अच्छा देखिए, अभी जैसे बात आई है, हमारी बहन ने जो है बात रखते हुए कहा कि भाई बस ऐसा रटा देते हैं या फिर कुछ चीज़ें पढ़वा देते हैं, बच्चों को आए या ना आए हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी हमको फर्स्ट डे से और रोज़ आना पड़ेंगे तो क्या है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे। और पढ़ने के भी कुछ चीज़ तरीक़े हैं, एक तो देखकर पढ़ना है, सुनकर सीखना है, देखकर सीखना है, और कुछ प्रैक्टिकल करके भी सीखना है ना। तो हम लोग ये तीनों भी टूल्स को करते हुए अपने बच्चों को सिखाएं। आज आप देखिए रटने का टाइम, रटने की चीज़ें ये तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। आज आप एग्ज़ाम के पेपर्स कैसे आ रहे हैं, देखा आपने कैसे आ रहे हैं पेपर्स? हाँ, MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत है क्या? नहीं। जितना आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छे से आप सही ऑप्शन को टिक कर सकेंगे, है ना। सही ऑप्शन को, और ऑप्शन भी बहुत करीब करीब होते हैं। हमको लगता है ये भी सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, उसमें अक्कड़ बक्कड़ बोल के नहीं डालना है डालते ना हम लोग, वही कौन सा सही है अंदाजे पे गोली मारते, वैसे नहीं करना है। बल्कि हम कॉन्सेप्ट को जितने हमारे क्लियर करेंगे उतना अच्छे से हम अपने वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम टिक कर सकेंगे। तो हमको अपनी जो तालीम है उसको प्रैक्टिकली भी करना है और अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। अच्छा देखिए, हर क्लास में जैसे कि अभी बात आई, अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे फ़ौरन बोलते ही समझ में आ जाती है बात, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेकर समझ में आता है उनको, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, है ना। अब ये वीक बच्चे क्या है मालूम, जैसे जैसे उनको नहीं आता है आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये जो इस तरह की क्लासेस होती हैं, यहाँ पर कमज़ोर बच्चों को जिस तरह से उनके लेवल पर जाकर पढ़ाना है उस तरह की जो कोशिश हो रही है। तो हमको ये बात जहन में रखना है कि हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमज़ोर है, तो हम उनको भी, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, उन लोगों को भी उनको पढ़ाने की कोशिश करना है। या फिर हमारे टीचर्स इस बात की कोशिश करें कि कुछ स्लो लर्नर्स हैं,
हाँ पीछे भी हट जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देते हैं, फिर पूरी तरह तालीम ही छोड़ देते हैं। और फिर वो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई उससे अच्छा तो वो काम है, वो होटल पे प्यालियाँ धो लेने का या फिर पंक्चर जोड़ने का या फिर कुछ कर लेने का, छोटा मोटा काम कर ले तो पैसे आ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हमारे बास माँ बाप भी क्या कहते हैं कि भाई पढ़कर क्या करेंगे, चलो कुछ कमा लो, ऐसी चीज़ है। फिर बच्चा मजदूरी बढ़ती जाती है। तो ये होता कैसा कि बच्चे जो वीक होते हैं ना, बोलते नहीं हम नहीं कर पाएंगे बोल के छोड़ देते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना, हमको ऐसे ड्रॉप आउट्स को भी मदद करना हम सबकी ज़रूरत है। और टीचर का ये काम है कि अपनी क्लास में जो स्लो लर्नर्स है उन लोगों को सपोर्ट करना, आगे लेकर बढ़ना, इस तरह की कोशिशें करनी होगी। हर बच्चे की जैसे भी बात आई है, टैलेंट्स अलग है, सीखने का उनका तरीक़ा अलग है, तो हर एक की बातें जहन में रखते हुए हमको करना। अच्छा, हर एक के अंदर देखिए, हमारे ईश्वर ने, पैदा करने वाले ने, हमारे क्रिएटर ने हर एक के पास एक टैलेंट का बंच दिया है। किसी के अंदर कुछ टैलेंट है तो किसी के अंदर कुछ टैलेंट है तो किसी के अंदर कुछ टैलेंट। और ये टैलेंट को समझना एक तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, और बच्चे की आगे बढ़ेगा तो बच्चे की जिम्मेदारी है। आपने उसके बारे में पढ़ा है ना कि जो बल्ब का जिसने इनोवेशन किया था, थॉम्स कुछ उसका नाम है, इस तरह से बल्ब जिसने बनाया था। हाँ, तो ये हुआ कि स्कूल में जो है उनकी टीचर ने उस बच्चे के बारे में कुछ कमेंट लिखा। कमेंट लिखकर उसको बच्चे को दिया कि ले जाकर तुम्हारी माँ को देना, ठीक है। तो ठीक है, बच्चा आया और वो जो कमेंट था अपनी माँ के पास दे दिया। तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बहुत वीक है और तुम्हारे बच्चे को हमारे पास पढ़ाने के लिए ऐसा कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए जो है हम तुम्हारे बच्चे को निकाल रहे हैं, इस तरह से उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो अब माँ ये सोचती कि भी अगर मैं बच्चे को ये बोलूँगी तो डिसमूड हो जाएगा, तो फिर माँ क्या करती है, उसको बच्चे को पॉजिटिव वे में बताती है कि नहीं बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारे लायक कोई टीचर हमारे पास नहीं है पढ़ाने वाला, है ना, इसलिए हम तुमको स्कूल हम कैपेबल नहीं है तुमको पढ़ाने की, इसलिए हम तुमको निकाल रहे हैं। तो माँ जो है अपने बच्चे को ऐसा बताती है और फिर बाद में माँ बच्चे को पढ़ाने लगती है, पढ़ाती है। फिर उसके बाद वो इतना आगे बढ़ता है ये बच्चा कि वो बल्ब का इनोवेशन वो करता है, बल्ब को ईजाद करता है। तो मीन्स हो सकता है कि किसी का परसेप्शन या सोचने का या फर्स्ट टाइम में बच्चे को देखकर वो जो प्रिडिक्ट करता है कुछ अलग होता है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर भी कुछ टैलेंट हो। तो इसके लिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की कि अपने बच्चे को समझें और जिसके अंदर जो टैलेंट है उसके अंदर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और देखिए, हमारे जहन में एक बात ये होती है कि भाई बच्चियों को पढ़ाएं, उनको घर के बाहर निकालें, तालीम दिलवाएं। बहुत अहम है लड़की को तालीम दिलवाना, लेकिन लड़की को तालीम देकर तालीम का मकसद क्या है उसको बताना भी अहम है ना। अब ये कैसा हो जाता है मालूम, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आला तालीम हम हासिल कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, आगे चलकर हम कुछ गलत राहों पर नहीं जाएं। अक्सर ऐसा हो जाता है, गलत रास्तों पर न चल पड़े, और इसी डर से माँ बाप नहीं भेजते हैं हमको बाहर, क्योंकि हमारे समाज में कोई एक लड़की जो है गलत काम कर लेती है तो फिर क्या होता है, सबको डर लगता है माँ बाप को कि भाई हमारा बच्चा क्या करेगा, हमारा बच्चा ये कहीं बाहर जाकर ये काम ना कर ले। तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को रोकते हैं ऐसे कामों से। तो हमको ऐसी कोई एग्जाम्पल हमको अपनी तरफ से नहीं डालनी है। हम जिस काम के लिए निकल रहे हैं, पढ़ाई के लिए, हमको वही काम करना है। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, समाज में, माशरे में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और देखिए, जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ों में आ जाते हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई पर से हट जाता है, फोकस हट जाता है। जब फोकस हट जाता है तो फिर हम वो काम नहीं कर पाते। तो यहाँ हमें बताना होगा लड़कियों को कि जब तुम बाहर निकल रही हो तो तुमको कैसे निकलना है, कैसे पढ़ाई करना है ना। जब तुम्हारा कांटेक्ट किसी लड़के से हो रहा है तो वहाँ पर कैसे रूल्स होंगे, वहाँ पर तुम्हें कैसे रहना है ना। यानी एकदम बहुत यानी इसमें जो अगर हम देखें तो प्रोफेट की जो टीचिंग्स हमारे सामने हैं, वो क्या कहते हैं कि जब लड़की बड़ी हो जाए, है ना, तो उसके अंदर अट्रैक्शन आ जाता है। और अट्रैक्शन रखा है हमारे पैदा करने वाले ने, हमारे क्रिएटर ने रखा है। तो उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को फुल ड्रेसिंग में रखना होगा, फुल ड्रेसिंग में। क्योंकि देखिए, हम मैं ये कहती हूँ कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, लड़कियाँ पब्लिक प्रॉपर्टी हैं क्या?
कि कोई भी देखे, कोई भी मतलब उससे वो हो, इम्प्रेस हो जाए। नहीं, हम तो बहुत कीमती हैं। और जो कीमती चीज़ होती है वो कहाँ रखी जाती है? अब जैसे हमारे पास सोने की अंगूठी है, हम उसको क्या करते हैं, इसी सिंक में यहाँ डाल के छोड़ देते क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, इसको बहुत हिफाजत से रखते हैं। हम कोई भी यानी ज्वेलरी है तो उसको क्या करते हैं, हिफाजत से अलमारी में, सेफ में रखते हैं हम उसको, है ना? उसको ऐसे ही डालकर रख देते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही लड़की बहुत कीमती है, कीमती चीज़ है, उसको कवर अप करके रहना है। और आप देखिए, जब कवर अप करके रहते हैं, आप देखिए कितने परिंदे यहाँ हैं, वो जितने उनके पर है वो क्या है, उनकी खूबसूरती है ना? परिंदे उस पर से खूबसूरत लगते हैं। अगर वो पर हटा दिए जाएं तो परिंदे खूबसूरत नहीं लगते। तो उसी तरह से हमको पूरी तरह अपने आप को ढक कर रखना है। और जो चीज़ जितनी कीमती होती है ना, उसका शेल भी उतना ही हार्ड होता है। आपने कभी गौर किया? अगर आप देखें, मूंगफली हम लोग खाते हैं, उसका शेल कैसा होता है? अगर हम हाथ से तोड़ें तो टूटता है ना, टूट जाता है। वही आप बादाम का शेल लीजिए, अखरोट ले लो, जल्दी टूटता है वो? कितना बहुत सख्त होता है वो, है ना? तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है वो उतने ज़्यादा कवर में रहती है, उतने ज़्यादा मजबूत कवर में रहती है ना? तो हम लड़कियां बहुत कीमती हैं, तो हमको उतना ही अच्छे से कवर में रहना है। फिर जब जेंट से बात करना है तो बहुत ऐसा नखरे वाली, जैसे हम आम जबान में बोलते हैं ना, वैसे बात नहीं करना, मतलब एकदम टाइट बात करना, ठीक है ना? और फिर कभी मतलब लड़का या लड़की मतलब एक जगह नहीं रहना है, 2-3 लड़कियां अगर हो तो ठीक है ना? ऐसे क्लासरूम में हो तो ठीक है, लेकिन जहाँ एक लड़का और लड़की होती है तो वहाँ पर तीसरा फिर क्या होता है? शैतान होता है। फिर क्या होता है? फिर वायलेंस, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं और हमारा समाज गंदा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जब हम लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए बाहर निकल रही हैं तो ये सारे हमको प्रिकॉशंस लेने होंगे ना? तो अगर ये प्रिकॉशंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे घर के लिए भी अच्छा है और हमारी आने वाली नस्ल के लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो हमको इस सिलसिले में कोशिशें करनी होंगी। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए हमें पढ़ाई करना है। तो और पॉजिटिव और निगेटिव्स को जहन में रखिए, है ना? अपने जहन को निगेटिवनेस की तरफ ना ले जाएं, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें हम सोचेंगे। जितनी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आएगी उतना हम अच्छे से अपने जहन को हम बना पाएंगे, ठीक है? तो अपना मेंटल यानी फिटनेस को, फिज़िकल फिटनेस को हम लोग जहन में रखें। तो कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हूँ, तो हम लोग फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लें। क्या चीज़ है सबसे अहम? टाइम, हाँ, और दूसरा सही इस्तेमाल करना, तीसरा समय तो फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद तीसरा, हाँ, माहौल को तो साफ रखने की बात तो हमारी दूसरी बहनों ने कही थी। फिर इसके बाद हमने कहा आप लोगों को, क्या कहा? पढ़ने में, और मतलब आप इम्तिहान के वक्त नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रोज़ का काम रोज़ करते जाएंगे। टाइम टेबल बनाना। फिर हमारी माओ को मैंने क्या कहा कि घर का माहौल अच्छा देना बच्चों को। फिर इसके साथ अभी लास्ट में मैंने क्या कहा? नहीं, उससे पहले क्या कहा? अपने आप को अच्छे से कवर अप करके रहना है, और टाइट बात करना है। अकेले में जेंट्स के साथ नहीं मिलना है ना? कोई अकेले में बुला रहा है, गुड टच बैड टच को जहन में रखना है, ठीक है ना? तो ये सारे काम करते हुए हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आपने मेरी बात को सुना अच्छे से और समझा, इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू। अभी आप तमाम लोगों ने मेहमान को सुना और मेहमान ने अपने तजर्बात की बुनियाद पे आप लोगों को कुछ अपने मशवरे दिए हैं, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपनी हिफाजत करनी है। अपनी हिफाजत सिर्फ एजुकेशन से नहीं हो सकती, आपके अपने काम से भी हो सकती है। आपके अपने रूटीन में आने वाली जो चीज़ें हैं वो सब उसमें शामिल हैं। आपका स्कूल जाना, स्कूल में दूसरे साथियों से मिलना, मार्केट में जाना, सामान को ख़रीदना और उनका आदान प्रदान होना।
तो अब यह है कि इन सब चीज़ों के बीच में आपको कामयाबी कहाँ मिलेगी? वो कामयाबी है कि जब आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे, और समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय के अनुसार जो चला है वो कामयाब हुआ है, वो सूरज की तरह चमका है। आप अभी सही उम्र में हैं, इस उम्र में जो आपके पास वक्त है उसका सही इस्तेमाल करिए और आप भी सूरज की तरह चमकिए। और मैं एक बार फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है आज वाकई में अपना वक्त निकाला, और जो समय हमने दिया था उससे कहीं ज़्यादा समय हमारा आपका हम लोगों ने लिया है। तो आप लोगों के लिए भी शुक्रिया। बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माँ बाप के लिए भी तालियां बजाएं। ठीक है, तो इसी के साथ प्रोग्राम को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।